बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं। ईद मना के आ गए हैं, तो उम्मीद है कि सब ने बहुत अच्छी ईद मनाई होगी और अल्लाह करे कि अच्छी ही रही हो। तो ईद हो गई है, अब क्या होगा? अब ईद की दावतें होंगी। तो अच्छा जी, तो ईद की दावतें हैं, तो ईद की ट्रॉली सजेगी और ईद की ट्रॉली सजाने के लिए क्या आपको करना होगा? तो आज आप सीख रहे हैं ईद ट्रॉली मीट कटलेट्स। उसके अलावा हम बनाएंगे मैकरोनी सैलेड। तो ये बनेगा और आप सभी लोग देख लें रेसिपी को। वैसे तो खूब खा पी के बैठे हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की देखने का मूड नहीं है, तो देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ का तरीक़ाकार है कि जी आप अपना मैसेज, अपनी पसंद या अपनी फरमाइश जो भी कहना चाहते हों तो आप वो कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। और बाकी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, ईद के बाद दावतों का सिलसिला या फिर ये कि चाय का सिलसिला होता है, तो उसके लिए चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बाज़ार से मंगानी पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ें घर में बन जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है बाज़ार से आ जाती हैं। तो घर में बनाने के लिए आपको मैं मीट कटलेट सिखा रही हूँ। तो मीट कटलेट्स बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी? यहाँ पर मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा मैंने लिया हुआ है। ये ऐसी सादा सा कीमा है, बस कोई ऐसा चर्बीला कीमा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बारीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें ये प्याले में नज़र आ रही हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ब्रेड के स्लाइस डाले हुए हैं, प्याज है, इसके अलावा हरा धनिया है, पुदीना है और एक हरी मिर्च मैंने डाली हुई है इसके अंदर। एक दो हरी मिर्चें डाल दें, आपको ज़्यादा पसंद है डाल दें, लेकिन बात सारी ये है कि कोई चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कर दी जाती है ना, तो रेसिपी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन। रेसिपी से आपको सारे रेशोज़ मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें है हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला, ये शामिल कर देंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं और उसके साथ ये मीट कटलेट्स तैयार होंगे। नमक, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये आ गया नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक जान करेंगे और इसको फूड प्रोसेसर में पीस लेंगे। रेसिपी कार्ड आप सभी लोगों के सामने है, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बहुत ही लजीज कटलेट्स बनते हैं, बड़े ही वर्सटाइल हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक, चाय के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, इसमें अंडे जाएंगे, अभी नहीं, जब ये फूड प्रोसेसर में पिस जाएगा। मैं नहीं डालती हूँ अंडे फूड प्रोसेसर में, क्योंकि मिक्सचर जो है वो पतला हो जाता है और उसकी बाइंडिंग क्वालिटी जो है वो वीक हो जाती है। इतनी अच्छी बात मैंने आपको बता दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आप जिस तरह से भी पीसना चाहें पीस सकते हैं, अंडे डाल के भी पीस सकते हैं, बिना अंडे के भी पीस सकते हैं। लेकिन मैं के बाद अंडा शामिल करती हूँ, फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स कर लेने के बाद कुछ देर के लिए जो मिक्सचर आपका पिसा है उसको आप फ्रिज में रखेंगे और इतनी देर रखेंगे कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद आप इसके कटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, किसी भी किस्म के कबाब बना रहे हों उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा करने से कबाब अच्छे शेप के बनते हैं और टूटते नहीं हैं। और उसके अलावा जैसे आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, सीख कबाबों की भी कंप्लेन करते हैं, आ जाएगा अभी सीख कबाब का भी ज़माना आ जाएगा अभी। तो यही होता है कि आपने उसी वक्त पीसा, उसी वक्त कबाब बनाने शुरू कर दिए, तो वो कीमत टिकेगा ही नहीं सीख के ऊपर, वो गिर जाएगा। उसको ठंडा करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो कटलेट्स तैयार मैं कर रही हूँ, इनको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हम इसको फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। जहाँ मेरे पास ये पीस कर रखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फूड प्रोसेसर में प्याज रह जाती, जैसे ये रह गई ज़रा सी प्याज, तो मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने, आप अपने हिसाब से साइज़ ले लीजिए और उसको आपने शेप दे लेना है कटलेट का। हमको यहाँ पर एग वॉश लगाना है और उसके बाद क्रम्स लगाने हैं। कटलेट्स का शेप यूजुअली ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, इसको मैं ब्लेंड कर लूँ अंडे को। अच्छा, मैं
हमेशा आप लोगों को ये बात बताती हूँ, बल्कि मैंने ये एक रिवाज डाला हुआ है कि अंडे को जब भी आप फेंटेंगे एग वॉश लगाने के लिए उसमें ज़रा सा पानी डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फेंटेंगे। अंडे को अच्छा फेंट लें कि पानी और अंडा एक जान हो जाए और फिर अच्छी तरह से अंडा लगाना है एंड देन क्रम्बिंग। तो इसकी क्रम्बिंग भी कहते हैं, ब्रेडिंग भी कहते हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं इसके लिए जो कहे जाते हैं। और इसको ये सारा तैयार करके तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे। इवन ये बना के भी जैसे अभी मैंने किया है, तो ये करने के बाद भी आप इसको फ्रिज में रखेंगे। अगेन कटलेट्स का ये साइज़ जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही आइडियल साइज़ है। देखें जी, ठीक है, ये बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको एग वॉश लगाएंगे और एग वॉश के बाद क्रम्बिंग, फिर इसका रेस्टिंग टाइम है घर में। यहाँ तो मैं अभी के अभी ये फ्राई करूँगी, लेकिन आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है क्योंकि हमने जो क्रम्स इस पे लगाए हैं वो इस पे बिल्कुल अच्छी तरह से इंटैक्ट हो जाएं और अच्छी तरह से लग जाएं इसके ऊपर। किसी भी चाय की दावत में या खाने के ऊपर ये आप रखें, बहुत ही आइडियल है। चलो भाई, एग वॉश एंड क्रम्बिंग, खूब अच्छी तरह से लगा लें। क्योंकि खाने वाने तो भाई बहुत बन गए, तो आपने अब ये चीज़ें बनानी हैं। हालांकि इफ्तार के लिए भी बहुत कुछ बनाया गया है, लेकिन बहरहाल ईद के बाद भी, ईद के 3 दिनों के बाद भी लोगों का आना जाना रहता है, मिलना जुलना रहता है और फिर दावतें चलती हैं। बाद लोगों की नई नई शादी हुई होती है, वो शादी की दावतें चल रही होती हैं, तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। ईद तो भाई पूरे महीने की होती है, शवाल का महीना पूरा का पूरा ईद का महीना है। बल्कि ये बात तो मैंने आप लोगों से हमेशा कही है कि भाई पूरे महीने की ईद है। चलो भाई, ठीक है। अच्छा, चाहें तो हम इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, तो करते हैं। चलो, डबल कोट भी किया है तब भी इसको आप फ्रिज में रखें। असल बात यह कि कीमे को ठंडा करना है। कीमा ठंडा होगा तो आपके कटलेट्स अच्छे बनेंगे। देख रहे हैं अभी ये, हालांकि हमने फ्रिज में रखा था इसको, लेकिन इतना टाइम उसको नहीं मिला, तो ये बीच में से ब्रेक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टिप्स जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये सब फॉलो करने की होती हैं, तब जाके आपकी चीज़ बेहतरीन तैयार होती है। चलें जी, ये डन। ठीक है, ये हमारे डबल कोटिंग हो गई है। बस ये अब समझ लीजिए कि जैसे आपको जब भी बनाना है आपको, उससे 3, 4, 5 घंटे पहले से ये चीज़ें तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए। उससे ये होगा कि आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और जब आप इसको फ्राई करने के लिए निकालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी उसमें मिलेगा आपको कंडीशन में, और आपको फ्राई करना इसको बहुत ही आसान होगा। चलो भाई, ये हुआ। कितनी देर है जी हमारे पास? हमारा ऑयल मेरा ख्याल अभी गर्म नहीं हुआ जो हम इसको फ्राई करें। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई। चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद करेंगे बात आपसे कटलेट्स के बारे में, इस ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कटलेट्स को फ्राई करेंगे अब। मैंने अभी इसका फ्लेम बंद कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया है। अच्छा, रश ना करें उसमें, अपने बर्तन की गुंजाइश देखें और फिर उसके मुताबिक उसके अंदर डालें। ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा और उसके बाद इसमें क्या होगा, स्टीम बनेगी और आपके कटलेट्स में बिल्कुल नरम हो जाएंगे और तेल पिए हुए होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें रश ना हो। एकदम टच भी नहीं करना है। खूबसूरत कलर बन गया है, बिल्कुल बन गया है जी। अच्छा, बीफ है, मटन के मुकाबले में बीफ जल्दी पकता है, मतलब ये कीमा, नॉट बोटियाँ। तो अब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है बीफ को, ये अपने तौर पे पक जाता है और बेहतरीन पक जाता है। मटन में क्योंकि कुदरती तौर पर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो उसके लिए उसको अच्छी तरह पकाना ज़रूरी होता है। लेकिन बीफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसको हल्का सा भी पकाते हैं ना, पहली बात तो वो गल जाता है। मैं कीमे की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा उसमें कच्चेपन का कोई टेस्ट नहीं आता है। और अगर ऐसा फील होता भी है कि जी ये कच्चा है, तो वो बुरा नहीं लगता, वो खा लिया जाता है। लेकिन मटन को नहीं खा सकते आप। मटन पूरी तरह पक्का हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, तभी जाकर उसमें जो कुदरती तौर पर जो एक स्मेल है वो ख़त्म होती है। अच्छा, सुनहरा रंग करके निकालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस किस्म के कटलेट्स को कभी भी शैलो फ्राई ना करें। दूसरी बात है कि आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत ही कम शैलो फ्राई करती हूँ। शैलो फ्राइंग मेरी कुकिंग में बहुत ही कम है। तो इस वजह से भी कि कभी आप इस बात को नोटिस करें, शैलो फ्राइंग में डीप फ्राइंग के मुकाबले में फ़ैट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। वो इस वजह से है कि उसमें जो आपने फ़ैट डाला हुआ होता है और वो चीज़ उसमें हाफ डीप हुई होती है, तो क्या होता है कि वो सिर्फ नीचे से पक रही होती है, ऊपर से नहीं पक रही होती। फिर जब आप उसको टर्न करते हैं तो तब जाके वो साइड पकती है। तो जो तेल नीचे से उसने एब्जॉर्ब किया होता है ना, वो सारा उसके अंदर ही रहता है, वो निकलता नहीं है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर ही नहीं है। इस वजह से मैं शैलो फ्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ, अनलेस के किसी डिश की बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि ये शैलो फ्राई ही होगी, तभी उसमें जो है वो पक पाएगी, अदरवाइज़ वो ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं फेवर करती कि शैलो फ्राई किया जाए। देखें, डीप फ्राई कर रहे हैं, बेहतरीन कटलेट्स आपके बनेंगे, हर तरफ से इवनली फ्राइड हैं। और चलो भाई, वैसे 1 आध मिनट लगेगा। ये सिजलिंग साउंड तो आती रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें हमने अंडा भी डाला हुआ है, गोश्त का अपना पानी है, इस वजह से भी सिजलिंग साउंड आ रही है। लेकिन अगर इसकी सिजलिंग साउंड बंद होने तक का इंतज़ार किया तो फिर ये टफ हो जाएगा। बस अभी मैं 1 आध मिनट में इसको निकाल लूँगी। सिजलिंग साउंड भी देखें कम होती जा रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्राइंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब ईद ट्रॉली का सिलसिला है, तो फिर फ्राई की भी चीज़ें बनेंगी, तो घर में तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो बर्तन छोटा इस्तेमाल करें। घरों में छोटा बर्तन चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि वन टाइम में आपका जो तेल है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे बहुत बड़ी कढ़ाई ले ली आपने और उसमें कम से कम भी 2-2.5 लीटर अगर एक वक्त में तेल डालेंगे तो क्या आलम होगा। और उसके बाद फिर चंद फ्राइंग के बाद, यानी 2-4 बैचेस बने और उसके बाद तेल को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो इतना सारा तेल ज़ाया होगा। तो इसलिए छोटे बर्तन में करें। चलो जी, मैं इसको निकालती हूँ। ये स्ट्रेनर है मेरे पास। अच्छा, आप साइज़ और छोटा कर सकते हैं, मेरे अच्छे खासे बड़े हैं तो आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, क्योंकि
लेकिन ट्रॉली पे जो चीज़ें रखी होती हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए, या स्नैक्स अगर आपने रखे हैं तो वो बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर उसमें से अगर किसी को ने नहीं खाना या किसी को पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा कि आपकी चीज़ वेस्ट हो जाएगी, और प्लेट में उन्होंने आधा खा के छोड़ दिया, जो कोई भी गेस्ट हैं या घर वाले हैं, तो इस तरह चीज़ें ज़ाया होती हैं और वो इस लायक नहीं होती हैं कि उनको खाया जाएगा, या कोई खाएगा उसको, हरगिज़ भी नहीं होता ऐसा। तो आपने साइज़ ऐसा रखना है कि जो जिसको भी आप दे रहे हैं, घर वाले को दे रहे हैं, मेहमान को दे रहे हैं, तो वो पूरा खा ले और अच्छा बनाए, टेस्ट अच्छा होगा तो सब बिल्कुल खाएंगे। अच्छा जी, ज़रा सा मैं फ्लेम इसका बढ़ाऊंगी। अभी बिल्कुल नहीं छूना है, नरम है बिल्कुल। अच्छा जी, सलाद बनाने के लिए, सलाद बनाने कितने दिन हो गए सलाद नहीं बनाया, तो क्या करेंगे, सलाद बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, पहले तो चीज़ें लिखें। हमें सबसे पहले तो मैक्रोनी चाहिए, क्योंकि मैक्रोनी सैलड है। अच्छा, मैक्रोनी बहुत सारे शेप की होती है, तो मेरे पास आ गया शेल शेप, इंतहाई नापसंदीदा शेप है मेरे लिए। मैक्रोनी जो एल्बो शेप होता है ना, इस सैलड के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल वो है, लेकिन मेरे पास है शेल, तो मैं मजबूरन इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको आप बॉईल कर लीजिए, जो बॉईल करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जितने मिनट बताए होते हैं उससे हमेशा 2 मिनट कम बॉईल किया करें। चाहे आप किसी सॉस में डाल रहे हो, चाहे आप सैलड के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2 मिनट कम बॉईल किया करें, क्योंकि जो लोकल पास्ता है वो बिल्कुल क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, मशी हो जाता है, इसके अलावा चबाने में वो बिल्कुल लई बन जाता है, ठीक है ना। तो हम जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि अगर आप अपने टाइम से कुछ मिनट या 1 आध मिनट उसको ज़्यादा बॉईल कर लें तो कभी भी फटेगा नहीं, वो अपने शेप में से ना बीच में से फट जाता है, तो वो बेकार हो जाता है और वो गुड लुकिंग नहीं होता, और इसके अलावा वो ओवर कुक हो जाता है। तो ये ख्याल रखें, जो भी पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक आप कम से कम 1.5-2 मिनट कम उबालें उसे, और उसके बाद जो भी है तरीका उसको छान लीजिए, और छान के उसको ठंडा पानी उस पर से गुजार दीजिए, और बहुत ही ज़रा सा उसमें कुकिंग ऑयल जो है वो डाल के उसे अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, और मिक्स कर लेने के बाद उसको आपने रख दिया। अब आपको जब सैलेड बनाना है तो आपको बॉयल पास्ता तैयार मिलेगा। क्या क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं, इसमें जाएगी मेयोनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है, इसके अलावा वाइट विनेगर है, शुगर है और ब्लैक पेपर है, फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है सब्जियों में, और नमक है जी, ज़रा सा नमक भी डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास ब्लांच की हुई कैरेट्स हैं और शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसका सैलेड बनाएंगे। आप यकीन जाने ट्रॉली पे सैलेड रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत से लोग मुंतज़िर होते हैं कि वो सैलेड खाएंगे। ज़रा सा मैं इसका फ्लेम बढ़ा दूंगी, क्योंकि वो गोश्त से पानी निकला है ना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सैलेड के लिए इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूं कि बहुत पहले से बनाकर नहीं रखें, 2 घंटे पहले बनाकर रख दिया, और उसको आपने जिस बर्तन में भी रखना है, प्लास्टिक के बर्तनों में। मैं बहुत मुखालिफ हूँ प्लास्टिक के बर्तनों की, बिल्कुल मैं फेवर नहीं करती, इवन वो फूड ग्रेड भी हो, कितनी ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, वो प्लास्टिक है, ठीक है, वो उसके अंदर हीट लेने की सलाहियत है ही नहीं, ना वो ठंडक लेता है ना वो गर्माई देता है। तो आपकी चीज़ें जो रेफ्रिजरेशन में गई हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और वो प्रॉपर ठंडी होती भी नहीं है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि मैंने जैसे आप लोगों को रमज़ान में बताई थी ये बात, इससे पहले भी बहुत दफ़ा बताइए कि आप क्या करेंगे, सस्ते से शीशे के बर्तन ले लेंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते ना, घर जो है वो प्लास्टिक के बर्तनों से भर गए हैं, तो लोगों में, औरतों में बाज़ार जाएंगी ज़रूर 2-3 प्लास्टिक के बर्तन ज़रूर ख़रीद के लाएंगी, और अपने घर के किचन को सत्यानाश कर दिया। तो चलें जी, बस मैं इसको फ्राई कर दूँ, उसके बाद वापस आएंगे और बनाएंगे सलाद। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने एक बैच और डाला है इसमें,
चलो जी। अच्छा जी, अब बनाते हैं मैक्रोनी सैलेड। यहाँ पर मेरे पास मेयोनीज है, मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ा सा नमक पाएंगे जी। सैलेड में कभी भी हस्ब जायका नमक नहीं होता, ठीक है जी। चीनी है और सफ़ेद सिरका। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। लोग आटा गूंथते हैं उसमें भी कहते हैं नमक हस्ब जायका, गलत है, नहीं होता है, हस्ब जायका नहीं होता। हस्ब जायका नमक सालनों में होगा, दाल में हो सकता है, सब्ज़ी में हो सकता है। बहुत से सारे लोग धनिया, मिर्चें, हल्दी वगैरह भी जो होती है उसको भी कहते हैं हस्ब ज़रूरत। अरे भाई, ये रेसिपी का बहुत अहम हिस्सा है, ये मेंशन होना चाहिए। अच्छा जी, ब्लैक पेपर, फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है मेरे पास। अच्छा, चीनी मैंने क्योंकि साबुत रखी, आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन यही अपनी ग्रेनुलेटेड शुगर ही डालेंगे। तो ये साबुत है, ज़रा जब ये घुल जाए थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने के बाद फिर आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है। पहले मिक्स कर देंगे, चीनी डाल देंगे, नमक चीनी सब इसमें अच्छी तरह घुल जाए, मिल जाए, उसके बाद चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। अच्छा, ज़रा मैं ये स्ट्रेन कर लूँ। ये डन है जी। ये ज़रा सा स्लाइटली सा डार्क हो गया, जिन लोगों को अगर पसंद है कि जी वो रोस्टेड सा टेस्ट उसमें आए, ये रोस्टिंग टेस्ट हो गया इसका ना। अच्छा जी, ये हुआ। अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ। गाजर ब्लांच की हुई है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, अब मैं इसमें पास्ता शामिल करूँगी, जो कि बॉइल्ड पास्ता है हमारे पास। भाई मेरे पास शेल है, मैक्रोनी ले एल्बो शेप। अपनी अपनी पसंद का होता है ना पास्ता, बहुत वजूहात हैं। पास्ता कैसा होना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें मैक्रोनी होनी चाहिए, तो ये बाय मिस्टेक आ गया है। मैं शेल पास्ता किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती। बस इतना डालें सब कुछ कि कोटेड हो जाए। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको क्वांटिटी को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ें अच्छे से हो गई हैं मिक्स। बस इसकी हम प्लेटिंग करेंगे और इसको कैसे सर्व करेंगे ये आप देख लीजिएगा। ट्रॉली पे सलाद रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे वो मेयोनीज बेस्ड हो, चाहे वो दूसरी ऑयल बेस्ड, विनेगर बेस्ड ड्रेसिंग्स हो, किसी भी तरह की ड्रेसिंग में ये बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सैलेड हो गया है तैयार। इसके लिए चलिए इसमें निकालती हूँ मैं। ये बन गया ना इस तरह से, प्याले में आपके पास रखा हुआ है, अभी आपने इसकी प्लेटिंग नहीं की है। इसको क्लीन करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। एटलीस्ट 2 आवर्स इसको आप चिल करेंगे, उसके बाद अपनी प्लेट में निकालें और फिर ट्रॉली पे लेकर आएँ। अगर आप गेस्ट को सर्व कर रहे हैं और आपने बहुत पहले से इसको ट्रॉली में रख दिया, ये सलाद बेकार हो जाएगा। ये मेयोनीज बेस्ड सैलेड ठंडे होने चाहिए। और उतनी ही क्वांटिटी निकालें जितना कि आपको लगता है कि ये खर्च होगी। बहुत ज़्यादा सैलेड निकाल के ना रखें, फिर उसको आप रेफ्रिजरेट करेंगे, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सैलेड की लाइफ इतनी नहीं होती। सैलेड हमेशा ठंडा सर्व होना चाहिए, जो सैलेड ठंडा सर्व होना है, ठीक है। और उसको रूम टेम्परेचर पर जब वो आ जाए, बहुत देर तक पड़ा है
और उसके बाद फिर आप इसे रेफ्रिजरेट करें तो ख़राब होगा। चले जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा? आला से ट्रॉली की चीज़ें आने वाली हैं आपके सामने ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार है। मैंने जो कटलेट्स हैं उनको मैंने चिप्स के साथ दिया है और जो हमारा सैलेड है वो हमारे क्रैकर्स के साथ है। तो यहाँ पर ये क्रैकर्स हैं, साथ में एक ऐसे ही मैंने इंडिविजुअल प्लेट बना दी है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वैसे 1 कटलेट इज़ मोर देन इनफ, उसकी ज़रूरत नहीं है कि जी, लेकिन मैंने बना दी है। घर वालों के लिए बना रहे हैं तो आपको पता है ना, घर वालों को तो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, मेहमान थोड़ा तकल्लुफ़ करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन घर वाले के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और सैलेड के बारे में मैंने आपको इतनी सारी टिप्स दे दी हैं। सैलेड जो है वो कोल्ड सर्व होगा और जिस वक्त आप सर्व करने वाले होंगे, गेस्ट को कर रहे हैं या घर वालों को कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, तो बहुत पहले से इसको अपनी ट्रॉली पे या टेबल पे ना रखें। बिल्कुल सर्विंग टाइम पर जब सब बैठ जाएं और खाने के लिए आप तैयार हों तो फिर आप इसको फ्रिज से निकालें। अपनी प्लेट तैयार रहनी चाहिए आपकी, और जिस तरह से भी आपने निकाला है बस वो ठंडा डायरेक्ट फ्रिज से निकालें और उसके बाद इसको आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाला वो सर्व करें। और अगर कुछ बच गया है तो फिर उसको इमीडिएटली रेफ्रिजरेट करें और कवर करके, हमेशा कभी भी खुले नहीं रखे होने चाहिए। खाना खुला नहीं रखा होना चाहिए, खाना कोई सा भी हो, चाहे वो हमारे सालन हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ फ्रिज में कवर करके रखी हो, क्योंकि फ्रिज में सारे खानों की खुशबुएं फैलती हैं और जब वो फैलती हैं तो जो भी आपने खाना पका के रखा होता है और सलाद बनाया है, कुछ भी बनाया है, वो सारी खुशबुएं उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर खाने का टेस्ट बेकार हो जाता है। आपने अच्छा बनाया और लापरवाही से फ्रिज में रखा या आपने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो टेस्टलेस हो जाएंगी और वो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। और ख़ास तौर से जो मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड है उसे कभी भी खुला ना रखें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से दूसरे फ्लेवर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेशुमार टिप्स मैंने आपको दे दी हैं, क्योंकि बहुत ही खुली छुट्टी है जी प्रोग्राम में, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चलें जी, हाँ जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में। नहीं, कितने लगे हैं चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।